हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडुनेशन। आज हम एसिड और बेस का लास्ट लेक्चर लेके आए हैं, लेक्चर नंबर 7। इस लेक्चर में हम लोग मेनली डिस्कस करेंगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बारे में। तो ये आज के लेक्चर का टॉपिक है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझा देते हैं। देखिए ध्यान से, एक होता है फॉर्मूला यूनिट मास। क्या होता है? फॉर्मूला यूनिट मास। ये क्या होता है, इसको समझने के लिए जैसे हम लोग वाटर का अगर एक मॉलिक्यूल लिखते हैं, क्या लिखते हैं? H2O। H2O लिखे, ये वाटर का वन मॉलिक्यूल हो गया। ये कब लिखते हैं? जब कोई मॉलिक्यूलर कंपाउंड होता है उसके लिए एक मॉलिक्यूल लिखते हैं। लेकिन जब हमारे पास कोई आयोनिक कंपाउंड हो, एक पॉजिटिव आयन और एक निगेटिव आयन कंबाइन करता है, जैसे NaCl। NaCl, इसको आप अगर सिंपल भाषा में समझे तो मॉलिक्यूल ही समझ सकते हैं। तो जब हम लोग किसी आयोनिक कंपाउंड का एक छोटा स्ट्रक्चर लिखते हैं, जो सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर, उसी को कहा जाता है फॉर्मूला यूनिट। क्या कहा जाता है? फॉर्मूला यूनिट कहा जाता है इसको। इसका मतलब ये हो कि अगर कोई मॉलिक्यूलर कंपाउंड लिखते हैं उसका मॉलिक्यूल लिखते हैं, और अगर आयोनिक कंपाउंड लिखते हैं उसके फॉर्मूले को बोला जाता है फॉर्मूला यूनिट। यहां तक क्लियर है? अब फॉर्मूला यूनिट के साथ जितना वाटर मॉलिक्यूल अटैच रहेगा उसी को कहा जाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसे अगर हम एक और आयोनिक कंपाउंड लिखते हैं, कॉपर सल्फेट, CuSO4, ये कॉपर सल्फेट का वन फॉर्मूला यूनिट हुआ। अभी इसके पास कोई वाटर अटैच नहीं है। अगर इसके पास हम क्या करें, कुछ वाटर मॉलिक्यूल को अटैच कर देते ऐसे, अब ये हाइड्रेटेड सॉल्ट हो गया। कौन सा सॉल्ट हुआ? ये हाइड्रेटेड सॉल्ट हुआ। और ये सात जो है, ये हो जाएगा 7 मॉलिक्यूल्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। समझ के बात यहां तक क्लियर है? तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है कि एक फॉर्मूला यूनिट पे जितना मॉलिक्यूल ऑफ वाटर अटैच रहता है उसी को कहा जाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है? तो वाटर मॉलिक्यूल से, फिक्स्ड वाटर मॉलिक्यूल जो किसी सॉल्ट से अटैच्ड रहेगा उसी को कहा जाएगा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो जिस भी सॉल्ट के पास अगर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, कुछ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर अटैच्ड है, तो उस सॉल्ट को हाइड्रेटेड सॉल्ट बोला जाएगा। उस सॉल्ट को हाइड्रेटेड सॉल्ट कहा जाता है। अब यहाँ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का अलग अलग तरह का डेफिनेशन लिखा गया है। इसको आप डेफिनेशन समझ लीजिए क्या उसका कुछ एक एक पॉइंट समझ लीजिए। पहला है कि हमारे पास कुछ सॉल्ट्स होते हैं, उसके पास कुछ वाटर ऑफ मॉलिक्यूल्स अटैच रहता है। ठीक है, और ऐसे सॉल्ट जिसके पास वाटर ऑफ मॉलिक्यूल अटैच रहे, जिसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहा जाता है, उस टाइप के सॉल्ट को बोलेंगे हाइड्रेटेड सॉल्ट। यहां पे लिखा गया, देखिए ध्यान से, देयर आर some salts which contain a few water molecules as essential part of their crystal structure। कहता है कि कुछ सॉल्ट्स होते हैं जिसके पास वाटर मॉलिक्यूल अटैच होते हैं, वो वाटर मॉलिक्यूल उसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर के लिए बहुत ही एसेंशियल है, उसके स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए। किसके लिए? उसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए बहुत ही जरूरी है। और कभी कभी ये उसको कलर भी प्रोवाइड करता है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्यों जरूरी है? तो उसको कलर प्रोवाइड करेगा, उसका स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है। अगर हम उस वाटर मॉलिक्यूल को निकाल देंगे तो उसका स्ट्रक्चर गड़बड़ा जाएगा, उसका कलर भी अलग हो जाएगा। तो कुछ सॉल्ट्स होते हैं जिसके पास फ्यू मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर अटैच होता है। क्यों ये जरूरी है? तो जरूरी है उसके स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए, उसको कभी कभी कलर देने के लिए। तो समझ गए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्यों जरूरी है। दूसरा चीज यहाँ पे लिखा गया है, देखिए ध्यान से, दूसरा चीज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का डेफिनेशन कैसे बनेगा। तो ये क्या है, ये देखिए, द वाटर मॉलिक्यूल्स विच फॉर्म अ पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ अ क्रिस्टल आर कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन सबसे पहले क्या है? तो सर ये वाटर मॉलिक्यूल है। क्या है ये? वाटर मॉलिक्यूल। तो कौन सा वाटर मॉलिक्यूल? वह वाटर मॉलिक्यूल जो किसी क्रिस्टल से अटैच रहे, जो किसी क्रिस्टल से अटैच रहे और उसके स्ट्रक्चर को मेंटेन करेगा, उसको कलर प्रोवाइड करेगा, वही लिखा गया है वाटर मॉलिक्यूल। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है? तो ये वाटर मॉलिक्यूल है। सबसे पहले ये एक वाटर मॉलिक्यूल है जो क्या कर रहा है, विच फॉर्म अ पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ अ क्रिस्टल, जो किसी क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है, उससे अटैच रहता है। समझ गए बात यहां तक?
तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सिंपल सा बात है। ये वाटर मॉलिक्यूल है जो किसी क्रिस्टल से अटैच रहे। दूसरा क्या बोल सकते हैं, ये फिक्स्ड मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है जो किसी फॉर्मूला वन फॉर्मूला यूनिट से अटैच रहेगा। वो भी डेफिनेशन भी आपको बताते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ लिखा है, द सॉल्ट विच कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आर कॉल्ड हाइड्रेटेड सॉल्ट। जिस सॉल्ट के पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होगा उसको हम लोग बोलेंगे हाइड्रेटेड सॉल्ट। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। आगे फिर एक और पॉइंट यहाँ पे याद रखना है कि देखिए ध्यान से, एवरी हाइड्रेटेड सॉल्ट, जितने भी हाइड्रेटेड सॉल्ट है, हैज अ फिक्स्ड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। जितने भी हाइड्रेटेड सॉल्ट उसके पास फिक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर होता है। इसी वाटर मॉलिक्यूल को वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहा जाता है। क्रिस्टल इन इट्स वन फॉर्मूला यूनिट, उसके एक फॉर्मूला यूनिट पे कुछ ना कुछ वाटर मॉलिक्यूल अटैच होता है। वन फॉर्मूला यूनिट पे कुछ ना कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच होता है, उसी को कहा जाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। देखिए ध्यान से, जैसे अगर हम यहाँ पे लिख लेते हैं Na2CO3, इसका नाम हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। ये एक सॉल्ट हो जाएगा, इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट। अब इसी सोडियम कार्बोनेट का ये वन फॉर्मूला यूनिट हुआ, क्योंकि आयोनिक कंपाउंड के फॉर्मूले को फॉर्मूला यूनिट बोला जाता है, तो इसका वन फॉर्मूला यूनिट हुआ। अगर हम इसके साथ कुछ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऐड कर देते हैं, 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऐड कर दिया, 10H2O, अब ये हो जाएगा हाइड्रेटेड। क्या हो जाएगा ये, अब ये हो गया हाइड्रेटेड, ये हाइड्रेटेड सॉल्ट हो जाएगा, हाइड्रेटेड सॉल्ट। ठीक है, और यहाँ पे जो 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है, ये 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर को बोलेंगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसी तरह से अगर आपके पास कॉपर सल्फेट है, यहाँ पे मान लेते हैं कि कॉपर सल्फेट CuSO4 है, यहाँ पे कॉपर सल्फेट, अभी इसके पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऐड नहीं है। अगर इसके पास हम लोग क्या कर दें, 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर अटैच कर दें, कितना भी कर सकते हैं, सब सॉल्ट का अपना अपना होता है। अब ये हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट हो जाएगा, अब ये हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट होगा। अब यहाँ पे जो ये 5 है, ये है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो समझ गए बात या नहीं, ये कॉपर सल्फेट का वन फॉर्मूला यूनिट हुआ। वन फॉर्मूला यूनिट के साथ कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच्ड हैं, उस वाटर मॉलिक्यूल्स को कहा जाएगा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। यहां तक क्लियर, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्लियर। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। जैसे यहाँ पे उसी एग्जांपल को समझाया गया, यहाँ पे देखिए, सोडियम कार्बोनेट क्रिस्टल, जिसको वॉशिंग सोडा भी कहा जाता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है सोडियम कार्बोनेट का, तो सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला Na2CO3। इसके पास 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, तो इसको ऐसे लिखा जाता है, डॉट डाल के यहाँ पे वाटर का कुछ मॉलिक्यूल लिख देते हैं, 10 मॉलिक्यूल से लिखेंगे 10H2O, 10H2O। तो सोडियम कार्बोनेट जो एक सॉल्ट है, इसके पास 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, इसी का नाम है वॉशिंग सोडा। तो यहाँ पे ये आपका एक फॉर्मूला यूनिट हुआ किसका, इसको बोलेंगे वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ सोडियम कार्बोनेट। इसके साथ कितना वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच्ड है, तो सर जी यहाँ पे 10 वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच्ड है, यही हो जाएगा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब ये हो जाएगा हाइड्रेटेड सॉल्ट। ठीक है, हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट, जिसको वॉशिंग सोडा भी कहा जाता है, ये 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ इसका क्रिस्टलाइजेशन हो गया। इसी तरह से क्या वही लिखा है, वॉशिंग सोडा कंटेन्स 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पर फॉर्मूला यूनिट, एक फॉर्मूला यूनिट पे 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होगा। इसी तरह से एक और सॉल्ट को देख लेते हैं, इसका नाम क्या हो जाएगा, तो नाम तो सोडियम कार्बोनेट ही रहेगा। अब यहाँ पे कितना वाटर है, तो 10 वाटर मॉलिक्यूल है, तो 10 के लिए आ जाएगा डेका, वाटर के लिए आ जाएगा हाइड्रेटेड, तो नाम हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। तो यही इसका नाम हो जाएगा, नेम हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। इसी तरह से एक और है आयरन सल्फेट। आयरन सल्फेट क्रिस्टल जो है, इसके पास 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। इसका फॉर्मूला होता है आयरन सल्फेट, आयरन के लिए Fe लिखेंगे, FeSO4। ये आपका वन फॉर्मूला यूनिट हुआ फेरस सल्फेट का या आयरन सल्फेट का। इसके पास 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर अटैच्ड है, तो यहाँ पे लिखेंगे 7H2O। ठीक है, अब नाम क्या हो जाएगा इसका, फेरस सल्फेट। अब यहाँ पे क्या लगाना है, 7 के लिए होता है हेप्टा हाइड्रेट, तो वही लिखा गया यहाँ पे
आयरन सल्फेट क्रिस्टल कंटेन्स 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पर फॉर्मूला यूनिट। एक फॉर्मूला यूनिट पे 7 वाटर का मॉलिक्यूल अटैच्ड है। इसका नाम क्या हो जाएगा? नाम हो जाएगा आयरन सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। यहाँ पे इसका ये केमिकल फॉर्मूला हो जाएगा, वहां पे जो लिख दिया, और इसका केमिकल नेम हो जाएगा। इस तरह से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का कुछ एग्जांपल्स था ये। अब यहाँ पे एक और है, एक और सॉल्ट का नाम ले लेते हैं, कॉपर सल्फेट। देखिए ध्यान से, कॉपर सल्फेट का अगर एक फॉर्मूला यूनिट लिखा है तो CuSO4 लिखा जाएगा। ये CuSO4, इसके पास 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, 5H2O लिख देंगे यहाँ। तो ये जो 5H2O है ये आपका हो जाएगा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन किसके लिए? कॉपर सल्फेट के लिए। नाम क्या हो जाएगा? कॉपर सल्फेट। 5 के लिए पेंटाहाइड्रेट। तो यहाँ पे देखिए, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल कंटेन्स 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन 1 फॉर्मूला यूनिट। एक फॉर्मूला यूनिट, यहां से यहां तक एक फॉर्मूला यूनिट हुआ। इस फॉर्मूला यूनिट पे 5 वाटर का मॉलिक्यूल अटैच है, तो ये 5 वाटर मॉलिक्यूल वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो गया। नाम क्या हो जाएगा? कॉपर सल्फेट तो रहेगा ही, पेंटाहाइड्रेट हो जाएगा ये। तो नाम क्या हो जाएगा? कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा CuSO4 इंटू 5H2O। ये डॉट भी पढ़ सकते हैं, इसको इंटू भी पढ़ सकते हैं। अगला लाइन, कैल्शियम सल्फेट क्रिस्टल। कैल्शियम सल्फेट का क्रिस्टल आपको दिखाते हैं। कैल्शियम सल्फेट जिसको जिप्सम बोलेंगे, कैल्शियम सल्फेट क्रिस्टल जिसका नाम जिप्सम है, जिप्सम क्रिस्टल। इसके पास 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होता है। अगर कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मूला लिखा है, कैल्शियम के लिए Ca, सल्फेट के लिए SO4, कैल्शियम सल्फेट, ये आपका कैल्शियम सल्फेट हो गया। अगर इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर आप देखिएगा, इसके पास 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर अटैच रहता है, 2H2O। अब इसका नाम हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो गया इसका, ठीक है। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन 1 फॉर्मूला यूनिट कितना? 2 मॉलिक्यूल्स होता है, इसके पास 2 मॉलिक्यूल। नाम क्या हो जाएगा? ये फॉर्मूला है कैल्शियम सल्फेट, और ये इसका नाम हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। 2 मॉलिक्यूल है तो डाई हो जाएगा। इस तरह से कुछ सॉल्ट्स हैं जिसके पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, और उसका नाम आपको बता दिए। यहां तक मेरे ख्याल से क्लियर हो जाना चाहिए आप लोगों के लिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ पे लिखा है, देखिए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का कुछ खास बात है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज लिखा गया उसके बारे में। क्या लिखा गया है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज अ पार्ट ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ अ सॉल्ट। ये उसका ही हिस्सा है, ये अलग नहीं है। उस वाटर को हम लोग अलग नहीं समझेंगे। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो होता है किसी भी क्रिस्टल का पार्ट होता है, उसके वजह से सॉल्ट कभी गीला नहीं होता है। यानी कि सॉल्ट में अगर वाटर मॉलिक्यूल्स है वो गीला है नहीं। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज नॉट फ्री वाटर, ये फ्री वाटर नहीं है, उसका ही पार्ट है। और इट डज नॉट वेट द सॉल्ट, ये सॉल्ट को कभी वेट नहीं करता है। और ये क्यों जरूरी है? तो ये जरूरी है किसी सॉल्ट के क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए, और उसमें कभी कभी कलर भी ये प्रोवाइड करता है। देखिए ध्यान से, द सॉल्ट कंटेनिंग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन appears टू बी परफेक्टली ड्राई। जो भी सॉल्ट के पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होगा वो हमेशा आपको सूखा दिखेगा। ऐसा नहीं कि उसमें पानी आपको पता चलेगा बाहर से, वाटर बाहर से पता आपको नहीं चलेगा, क्योंकि उसका ही पार्ट है, उसके अटैच्ड रहता है वो। समझ गए यहां तक? कोई दिक्कत नहीं। द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन गिव्स, क्रिस्टल क्या क्या देता है? क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट देयर शेप, शेप देगा उसको, एंड सम केसेस इम्पार्ट देम कलर, उसको कभी कभी कलर भी देता है, ठीक है। अगर आपके पास यहाँ पे कॉपर सल्फेट है, CuSO4 है, अभी इसके पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है, एक भी मॉलिक्यूल नहीं है, तो इसका कलर अभी आपको ब्लू नजर नहीं आएगा, है ना, ये पाउडर की तरह दिखेगा आपको। अगर अब इसमें हम लोग क्या करें, 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इसको दे दें, 5H2, अगर इसमें 5 वाटर मॉलिक्यूल चला गया, अब इसका कलर ब्लू हो जाएगा। तो ये जो कलर ब्लू हुआ, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से हुआ। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अगर नहीं होता, इसका कलर ब्लू नहीं होता। यहां तक क्लियर? चलिए आगे, आगे लिखा है CuSO4 इज ब्लू इन कलर, किसके वजह से? तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से। यहाँ पे है फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, ग्रीन होता है कलर में। ये 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है, आपको यहाँ पे लिख देते हैं फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। तो ये 7 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर यहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन है, इस 7 मॉलिक्यूल की वजह से इसका कलर ग्रीन हो जाता है। तो यहाँ पे लिखा है ग्रीन इन कलर। द प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन आयरन सल्फेट क्रिस्टल इम्पार्ट्स ग्रीन कलर इन देम और ब्लू कलर इन कॉपर सल्फेट। तो समझ गए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्यों जरूरी है? उसके स्ट्रक्चर को मेंटेन रखता है, उसको
शेप देता है, समटाइम्स उसको कलर भी प्रोवाइड करता है। जैसे कॉपर सल्फेट में 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, तो इसको ब्लू कलर दे दिया। इसी तरह से फेरस सल्फेट में 7 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, तो यहाँ पे इसको ग्रीन कलर प्रोवाइड कर दिया। क्लियर है कि नहीं स्टूडेंट? अगला, एक्शन ऑफ हीट। एक्शन ऑफ हीट इन हाइड्रेटेड सॉल्ट क्या होगा? तो जब भी किसी हाइड्रेटेड सॉल्ट को हम लोग गर्म करेंगे तो उसका सारा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है वो लॉस हो जाएगा और सॉल्ट का कलर भी खत्म हो जाएगा, उसका स्ट्रक्चर ही बिगड़ जाएगा, वो पाउडर की तरह आपको दिखने लगेगा। क्लियर यहां तक? तो वही लिखा गया यहाँ पे, व्हेन अ हाइड्रेटेड सॉल्ट आर हीटेड स्ट्रांगली दे लूज देयर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, उसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन खत्म हो जाता है। ठीक है, जैसे यहां पे मेरे पास कॉपर सल्फेट CuSO4 है, इसके पास 5H2O है। अगर हम लोग इसको हीट करेंगे, अभी ये कलर ब्लू है, जैसे इसको हीट करेंगे तो ये कॉपर सल्फेट बन जाएगा, CuSO4 बन जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पे 10 मॉलिक्यूल, जितना ही मॉलिक्यूल वाटर का वो रिलीज हो जाए। कितना मॉलिक्यूल है? 5 मॉलिक्यूल है, तो 5 मॉलिक्यूल हवा में वेपर बन के उड़ जाएगा। अब यहाँ पे जो है इसके पास एक भी मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का नहीं है, अब ये आपको ब्लू नहीं दिखेगा, ये ब्लू नहीं दिखेगा, इसको बोलेंगे एनहाइड्रस सॉल्ट। क्या बोलेंगे? ये है एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट और ये वाला आपका है हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। वही लिखा है, by losing water of crystallization the hydrated salts lose their regular shape and color and become colorless powdery substances। ये आपको पाउडर की तरह दिखेगा, ब्लू आपको नहीं दिखेगा, इसका स्ट्रक्चर भी बिगड़ जाएगा। ठीक है, क्रिस्टल फॉर्म में आपको नहीं दिखेगा। कोई दिक्कत नहीं आता? अब देखिए क्या लिखा है कि जो सॉल्ट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को लूज कर देता है उस सॉल्ट को बोला जाता है एनहाइड्रस सॉल्ट। यही वही लिखा गया है, the salt which have lost their water of crystallization are called anhydrous salt। जो सॉल्ट अपना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को लूज कर देता है उसको कहा जाता है एनहाइड्रस सॉल्ट। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिए थे CuSO4 का, कॉपर सल्फेट, इसके पास 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। अगर इस सॉल्ट को स्ट्रांगली हीट किया जाए, जब इसको हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो ये बन जाता CuSO4। ठीक है, प्लस यहाँ पे 5 मॉलिक्यूल्स वाटर एयर में चला जाएगा। अब ये वाला जो सॉल्ट आपके पास, इसको बोलेंगे एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। क्या है ये? ये है एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। ये एनहाइड्रस सॉल्ट हो गया। जिसके पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होगा उस सॉल्ट को कहेंगे एनहाइड्रस सॉल्ट। जैसे यहाँ पे कॉपर सल्फेट के पास वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है, ये हो जाएगा एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। ये वाला कैसा कॉपर सल्फेट है? तो इसके पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, तो ये हो जाएगा हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। यहां तक क्लियर? अगला चीज लिखा है, द एनहाइड्रस सॉल्ट हैव नो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसके पास कोई भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता। जो भी एनहाइड्रस सॉल्ट है उसके पास कोई भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता है। क्लियर यहां तक? अब यहां पे लिखा है, व्हेन, अगर इसमें वाटर अगर आप ऐड करेंगे, व्हेन वाटर इज एडेड टू एन हाइड्रस सॉल्ट इट बिकम हाइड्रेटेड वंस अगेन। अगर आप उसमें फिर से वाटर डाल देंगे, उसका कलर फिर से आ जाएगा, उसका शेप भी फिर से आ जाएगा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी फिर से आ जाएगा। जैसे आपके पास यहाँ पे एक एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट है, सपोज करते हैं कि मेरे पास यहाँ पे CuSO4 है, CuSO4 एनहाइड्रस है, अभी पाउडरी दिखेगा आपको। अगर इस वाले कॉपर सल्फेट को पानी में डाल देंगे, ये क्या करेगा? 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा। अब एब्जॉर्ब करने के बाद ये बना लेगा CuSO4 इंटू 5H2O और फिर से आपको ये ब्लू नजर आने लगेगा, ये फिर से ब्लू नजर आने लगेगा। ठीक है यहां तक? तो ये था आपका कॉपर सल्फेट के बारे में। इसी तरह से आपके पास और भी कुछ सॉल्ट्स होंगे, जैसे जिप्सम। जिप्सम के बारे में भी इसी में कर लेते हैं हम लोग। एक और सॉल्ट का एग्जांपल आपको दे देते हैं यहाँ पे। अगर यहाँ पे आपके पास एक सॉल्ट है Na2CO3, इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट।
अभी ये एनहाइड्रस है, ये एनहाइड्रस, इसके पास कोई वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है। अगर इसको पानी में डाल देंगे तो ये पानी में जाने के बाद 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा या उससे अटैच होगा, अटैच हो जाएगा। ठीक है, अब ये बन जाएगा आपके पास वॉशिंग सोडा। फॉर्मूला बन जाएगा Na2CO3 इंटू में 10H2O, ये आपका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होगा। तो एनहाइड्रस साल्ट को अगर गर्म करते हैं तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को लूज कर देता है, और अगर उसको फिर से पानी में डालते हैं तो फिर से वो जितना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन था उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। यहां तक क्लियर हो गया बात? आगे देख लेते हैं। आगे है एक्शन ऑफ वाटर ऑन एनहाइड्रस साल्ट। किसी भी एनहाइड्रस साल्ट में वाटर का क्या एक्शन होता है ना? तो वही रीगेन कर लेगा अपना शेप को। व्हेन वाटर इज एडेड टू एन हाइड्रस सॉल्ट इट बिकम हाइड्रेटेड वंस अगेन एंड रीगेन इट्स कलर, अपना कलर को फिर से वो रीगेन कर लेता है। एक एग्जांपल आप देख लीजिए यहाँ पे, अभी बताया कॉपर सल्फेट है CuSO4, अगर इसको हम लोग गर्म कर दिए तो CuSO4 ये एनहाइड्रस सॉल्ट हो गया, इसके पास कोई वाटर नहीं है। अगर फिर से इसमें वाटर डाल दे, फिर से अगर इसमें वाटर हम लोग ऐड कर दिए, वाटर ऐड करने के बाद ये क्या करेगा, वाटर में जाएगा 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा। CuSO4 तो रहेगा ही पहले से, और यहाँ पे 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर से ये अटैच हो जाएगा। अब इसका कलर फिर से कैसा हो जाएगा, तो इसका कलर फिर से हो जाएगा ब्लू। तो पानी में डालने के बाद अपना कलर को क्या करता है, ये फिर से रिगेन कर लेता है। दिस इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। एक और एग्जांपल यहाँ पे है, एग्जांपल है जिप्सम का। ठीक है, तो जिप्सम को हम लोग बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। इसका फॉर्मूला क्या होता है, यह है कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O लिख देंगे इसको, तो ये हो जाएगा डाइहाइड्रेट। अभी ये हाइड्रेटेड फॉर्म में, अभी ये हाइड्रेटेड फॉर्म में। अगर इसको हम लोग गर्म करते हैं, इस सॉल्ट को गर्म कर देते हैं कुछ देर के लिए, तो यहाँ पे अगर कैल्शियम सल्फेट CuSO4 इंटू 2H2O, जिसका नाम जिप्सम है, इसको क्या किया, स्ट्रांगली हीट कर दिए, H2O डाल दिए यहाँ पे। जब इस जिप्सम को हम लोग हीट करेंगे तो ये क्या करेगा, कुछ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को रिलीज कर देता है। अगर इस जिप्सम को हम लोग गर्म करेंगे कितने डिग्री पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे। कितने डिग्री सेल्सियस पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर इसको हम लोग गर्म करते हैं तो ये जिप्सम क्या करता है, अपना 3/4 वाटर को लूज कर देता है। तो 3/4 वाटर को जैसे ही लूज करेगा, इसके पास कितना वाटर बच जाएगा, CaSO4 तो रहेगा ही है, अब इसके पास सिर्फ हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बच जाएगा। CaSO4 इंटू हाफ H2O बचा, और क्या किया, वो कुछ वाटर रिलीज किया, तो 1/2 H2O को रिलीज कर देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। जिप्सम को हम लोग क्या किए, जिप्सम को गर्म किए, जैसे गर्म किए जिप्सम को, ये जिप्सम क्या किया, अपना 3/4 वाटर मॉलिक्यूल्स को लूज कर दिया। लूज किया तो ये वाला जो पार्ट आपका बना, इसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP नाम, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या बोला जाता है इसको, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका नाम POP भी है। ठीक है, अगर फिर इसमें हम लोग क्या करें, वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दें, फिर अगर इस प्लास्टर ऑफ पेरिस को पानी में रखें, फिर इस प्लास्टर ऑफ पेरिस को क्या करें, अगर पानी में रखें, CaSO4, ठीक है, प्लस अगर यहाँ पे हम लोग क्या करें, वाटर ऐड कर दें, अगर वाटर ऐड कर दें, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया है। अगर आपके पास प्लास्टर ऑफ पेरिस है हाफ H2, इस प्लास्टर ऑफ पेरिस में अगर हम लोग पानी ऐड कर देंगे, जैसे इसमें पानी ऐड किए, कितना पानी ऐड करना है, तो ये वाटर मॉलिक्यूल लेगा 1/2 मॉलिक्यूल वाटर का ले लेगा। ये आपके पास था प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस POP। इस प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम लोग कुछ वाटर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए, जैसे वाटर मॉलिक्यूल देंगे ये क्या करेगा, ये फिर से बना लेगा जिप्सम, CaSO4 इंटू 2H2O, फिर से अपना पुराना शेप, फिर से अपना पुराना शेप ये ले लिया, जिप्सम से फिर जिप्सम ही बन गया। तो क्या देख रहे हैं, एक्शन ऑफ वाटर ऑन एनहाइड्रस साल्ट। ठीक है, तो जैसे हमारे पास था
कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट एक हाइड्रेटेड सॉल्ट है जिसका नाम है जिप्सम। इस जिप्सम को हम लोग गर्म किए, जैसे गर्म किए तो ये क्या किया, 3/4 वाटर को लूज करके ये बना लिया प्लास्टर ऑफ पेरिस। इस प्लास्टर ऑफ पेरिस को अगर फिर से हम लोग यहाँ पे वाटर में ऐड किए, वाटर ऐड किए तो ये क्या किया, कुछ मॉलिक्यूल वाटर को एब्जॉर्ब किया, फिर से क्या बना लिए, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट बना लिया, जिसका फिर से क्या बन गया, जिप्सम बन गया। यहां तक बात क्लियर है। इसी तरह से कॉपर सल्फेट का एग्जांपल आपको पिछले स्लाइड में दे दिए थे, ठीक है। अब यहां से जिप्सम के बारे में स्पेशली बताया गया, जिप्सम के बारे में स्पेशली बताया गया, एक्शन ऑफ हीट क्या होगा जिप्सम। तो देखिए ध्यान से, अगर इस जिप्सम को, ये जिप्सम का फॉर्मूला है, इस जिप्सम को अगर हम लोग गर्म करते हैं, ये जिप्सम क्या करता है, 3/4 ऑफ वाटर को लूज करके ये बना लेगा आपके पास। अगर इसको हीट करेंगे आप 100 डिग्री सेल्सियस पे, कितने डिग्री पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं, तो ये जिप्सम CaSO4 तो रहेगा ही, इसके पास सिर्फ बच जाता हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, और ये रिलीज कर देता है 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को रिलीज कर देता है। ये वाला पार्ट आपका बन जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। वही लिखा गया यहाँ पे, इट हैज 2 वाटर मॉलिक्यूल्स एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसके पास 2 वाटर मॉलिक्यूल होता है क्रिस्टलाइजेशन के लिए, ठीक है। फॉर्मूला होता है, इट हैज द केमिकल फॉर्मूला CaSO4 into 2H2O, और इसका नाम हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। क्या नाम है, तो इसका नाम लिख लिए कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, डाई फॉर 2 वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। अब यहां से हमको देखना प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है। आपको प्रोसेस बता दिए कि जिप्सम को हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे। जैसे जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया जाता है, जिप्सम 3/4 वाटर को लूज कर देता है, उसके पास हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बचता है, जिसको कहा जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। वही लिखा गया है, ऑन हीटिंग जिप्सम एट 373 केल्विन इट लूजेस वाटर मॉलिक्यूल्स एंड बिकम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, दिस इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो फॉर्मूला देख लीजिए आप, यहाँ पे आपके पास है जिप्सम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट CaSO4 into 2H2O। अब इस जिप्सम को आप गर्म किए हैं कितने डिग्री पे, 100 डिग्री या 273 केल्विन, एक ही बात है, गर्म किए इसको हम लोग। जैसे गर्म करेंगे, इसके पास 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है, तो सिर्फ हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बच जाएगा, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बचेगा। इसका फॉर्मूला फिर से CaSO4, और हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इसके पास बच गया, और कितना वाटर रिलीज हो गया, तो जितना बचा वो रिलीज हो गया, ठीक है। तो अब ये वाला पार्ट जो ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसके पास हाफ मॉलिक्यूल है, हाफ के लिए हेमी आता है, इसका नाम हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसी को कहा जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। यही आपका है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये कैसे पॉसिबल है कि हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बचेगा, तो वाटर का मॉलिक्यूल जब भी जाएगा इवन नंबर, सॉरी होल नंबर में जाएगा, तो क्या होता है कि 2 मॉलिक्यूल मिलके, जिप्सम का 2 मॉलिक्यूल मिलेगा और 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बचेगा इसमें। 2 मॉलिक्यूल मिलके कितना मॉलिक्यूल बचाता है, 1 मॉलिक्यूल बचाता है, और 3 मॉलिक्यूल रिलीज कर देता है। जैसे देखिए आपके पास, यहाँ पे हमारे पास 1 मॉलिक्यूल जिप्सम है, जिप्सम का 1 फॉर्मूला यूनिट है, 1 फॉर्मूला यूनिट पे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है 2। अगर हम क्या करें, 2 ले लें, कैल्शियम सल्फेट का 2 फॉर्मूला यूनिट ले लेते हैं, 2SO4 into 2H2O तो रहेगा ही, ठीक है। अब अगर इसको हम लोग क्या किया, गर्म किए, इसको क्या किया, गर्म किए, H2O, 1 मॉलिक्यूल से 1 बना, तो 2 मॉलिक्यूल से 2 बनेगा, 2 बनेगा नहीं बनेगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे 2 CaSO4, अब 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बचेगा, और कितना रिली, एक मोल, देखो यहाँ पे डेढ़ हो रहा है 1.5, तो 2 मॉलिक्यूल को करेंगे तो 3H2O होगा। तो हम लोग इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये भी लिखने का सही तरीका है, क्योंकि हाफ मॉलिक्यूल तो रिलीज होगा नहीं, हाफ मॉलिक्यूल तो बचेगा नहीं, जब भी बचेगा तो होल नंबर से बचता है। तो क्या देख रहे हैं, 1 मॉलिक्यूल में हाफ बचता है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ जिप्सम मिलके 2 मॉलिक्यूल क्या बनाएगा, आपके पास प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाएगा,
और 2 प्लास्टर ऑफ पेरिस के पास 1 वाटर मॉलिक्यूल होगा। तो ये भी लिखने का एक सही तरीका, इस तरह से भी आप इस रिएक्शन को लिख सकते हैं। तो समझ गए यहां तक? क्या देखे कि हम लोग जिप्सम को गर्म किए, है ना, 2 मॉलिक्यूल ऑफ जिप्सम के पास 4 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हो जाएगा, जिसमें से 3 मॉलिक्यूल वाटर रिलीज हो गया, 1 मॉलिक्यूल बच जाएगा। तो 2 प्लास्टर ऑफ पेरिस का मॉलिक्यूल मिला के 1 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है इसके पास। यहां तक क्लियर? अब अगर इसी प्लास्टर ऑफ पेरिस को फिर से अगर हम लोग पानी में डालेंगे, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस फिर से वाटर मॉलिक्यूल को गेन करके फिर से ये जिप्सम बन जाएगा। देखिए ध्यान से, एक्शन ऑफ हीट हो गया, ये एक्शन ऑफ हीट ऑन जिप्सम, जिप्सम को गर्म किए, प्लास्टर ऑफ पेरिस बन गया। अगर इसी प्लास्टर ऑफ पेरिस को क्या करें, पानी में डाल दे, पानी में अगर डाल दे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस फिर से जिप्सम बना देगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज अ व्हाइट पाउडर एंड ऑन मिक्सिंग विथ वाटर इट चेंजेज टू जिप्सम वंस अगेन गिविंग हार्ड सॉलिड मास। फिर से ये हार्ड हो जाएगा आपको। यहां पे सपोज कीजिए आपके पास प्लास्टर ऑफ पेरिस है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट CaSO4 इंटू हाफ H2O। अगर इसमें हम लोग फिर से क्या करें, वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दें, अगर ये 1.5 वाटर मॉलिक्यूल ले लेगा तो फिर से ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका जिप्सम में। CaSO4 हाफ मॉलिक्यूल पहले से है, 1.5 यहाँ पे है, हाफ हाफ 1 और ये 1 मिला के 2 हो जाएगा, इंटू 2H2O। फिर से आपके पास ये बन गया जिप्सम और ये एकदम हार्ड हो जाएगा। कैसा हो जाएगा ये? हार्ड, सीमेंट की तरह हार्ड हो जाएगा। ठीक है, तो क्या देखे हम लोग, जो हाइड्रेटेड साल्ट है अगर उसको गर्म करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल को लूज करके वो एनहाइड्रस सॉल्ट बन जाता है। फिर एनहाइड्रस सॉल्ट में हम लोग अगर पानी मिलाते हैं फिर से वो वाटर को गेन करके हाइड्रेटेड सॉल्ट बना लेता है। समझ गए बात यहां तक? तो ये था किसके बारे में, जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसका यूज क्या क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज क्या क्या है, तो देखिए ध्यान से, यूज में अगर बात करें, यूज की बात करें प्लास्टर ऑफ पेरिस का, तो कुछ कॉमन यूज है कि जो हमारा हड्डी जो फ्रैक्चर हो जाता है, बोन्स को सेट करने के लिए हाथ में जो प्लास्टर लगाया जाता है फ्रैक्चर में, कहां पे, हॉस्पिटल्स में इसका यूज है। कहां पे? हॉस्पिटल्स में डॉक्टर इसका यूज करता है, किसके लिए? टू सेट फ्रैक्चर बोन्स, टूटे हुए हड्डी को जोड़ने के लिए। डॉक्टर कभी कभी देखते किसी हाथ में कोई प्लास्टर लगा के आता है, हाथ टूट जाता है, वही प्लास्टर ऑफ पेरिस है, वही पीओपी है। एक और यूज कहां पे होता है, इसका यूज होता है टॉय बनाने के लिए, टू मेकिंग टॉयज, है ना, स्टैचू बनाने के लिए, और फिर डेकोरेशन के लिए भी, डेकोरेटिव आर्टिकल्स बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है ना। और कहीं कहीं छत को सील करने के लिए, है ना, सरफेस को स्मूथ बनाने के लिए, वॉल्स को स्मूथ बनाने के लिए, स्मूथ, टू मेक वॉल स्मूथ। घर में जो पीओपी करते हैं हम लोग, टू मेक वॉल्स एंड सरफेसेस स्मूथ, सरफेस को स्मूथ बनाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। तो पीओपी का यूज हॉस्पिटल में होता है, किसके लिए? तो जब भी किसी का हाथ टूट जाए उस बोन को सेट करने के लिए, डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए, टॉय बनाने के लिए, स्टैचू बनाने के लिए भी पीओपी का यूज होता है। और कहाँ पे यूज होता है, तो इसका यूज होता है हम लोग घर में जो पुट्टी करते हैं, उससे कोई कभी कभी पीओपी भी क्या है, वॉल को प्लेन करने के लिए, कोई सरफेस अगर रफ है तो वहां पे हम लोग पीओपी भी यूज करते हैं। तो समझ गए? तो ये था आपका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का लेक्चर। इस लेक्चर में यहीं तक पढ़ेंगे, तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू वेरी मच।